हेलो एवरीवन। तो सब ठीक। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम एक फेज कंप्लीट कर चुके हैं, पोटेंशियल तक। स्फेरिकल कंडक्टर्स हमने देखे, स्फेरिकल शेल्स और उनके अंदर बनने वाले जो चार्जेस है, जो चार्जेस डेवलप होते हैं इनर और आउटर प्लेट्स पर वगैरह, उन सब के न्यूमेरिकल्स वगैरह सब हमने देखा। अब आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक, दैट इज द कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस। एक प्रॉपर्टी होगी कुछ कंडक्टर्स की। इसके लिए क्या ज़रूरी है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आना जरूरी है। ठीक है, हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी बोल के? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि उसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबके सब फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब कि कंडक्टर के अंदर क्योंकि चार्जेस जो हो गए, नेगेटिव चार्जेस, वो एक साइड पे आ जाएंगे, सरफेस के करीब आ जाते हैं, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है। और फिर हमने उसके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर के अंदर एक टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक, वहां भी आने वाले है वो कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन का, यानी कि चार्जेस का पोलराइजेशन होता है, वहां पे भी हमने उसको यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद में प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, अगर कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं हो सकते तो कहां होते हैं? सरफेस पर होते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की कि उसके ऊपर में जो चार्ज होता है वो, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर्स होंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर्स होंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, सच दैट द सिग्मा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसी डिस्ट्रीब्यूट होगी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वो कंडक्टर और कंडक्टर के कर्वेचर के ऊपर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस यही कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। और भी कुछ चीजें हमने देखे थे कि कैविटी जो होती है कंडक्टर की, तो उसके अंदर कोई चार्ज अगर रखा जाए तो वो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे, सच दैट कि कंडक्टर के सेंटर में जहां पे मटेरियल होता है, वो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी और आउटर वाले चार्जेस की वजह से भी। यानी कि वो जो कंडक्टर मटेरियल होता है वो एक सेपरेटर होता है, अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग करने वाला, है ना? यही बात थी। तो ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं अब तक, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले एकदम सिंपल डेफिनेशन, आपको मैं बहुत सारी चीजें लिखा कर नहीं दूंगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ो, डेफिनेशन मिल जाएंगे इसके अंदर में। कैपेसिटर में होता क्या है? कैपेसिटर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाली, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहा हूं मैं, चार्ज नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी को कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है, कंडक्टर पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे चार्ज उसके ऊपर जमा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो चलो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो कि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है मुझे, और मैं ये कहूं कि एक कैपेसिटर जो है या कैपेसिटेंस, पहले ये टर्म पढ़ लेंगे, ये टर्म पढ़ लेंगे, और जो प्रॉपर्टी, जो कंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होगी उसको कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस किसके पास होता है। तो मैं कहूंगा कि लेट्स टेक अ मेटालिक कंडक्टर। समझ लो एक कंडक्टर प्लेट है मेरे पास। ठीक है, एक कंडक्टर प्लेट है, मैं क्या करता हूं, इसको चार्ज देना शुरू करता हूं, प्लस 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 प्लस। कैसे दे रहा हूं मैं चार्ज? ये वायर से। ठीक है, ये वायर है, तो मैं वायर से उसको बैटरी थ्रू, है ना, बैटरी थ्रू मैं उसको चार्ज दे रहा हूं। सोच लो कि बैटरी से करंट मैं उसको सप्लाई करता हूं, यानी कि उसके ऊपर चार्ज सप्लाई करता हूं। ठीक है, मैं उसको सप्लाई करता हूं चार्ज चलेंगे तो करंट बनेगा ना, बहुत ही स्मॉल करंट से मैं उसको चार्जेस दे रहा हूं। अब ये है मेरा कंडक्टर। ठीक, और इस कंडक्टर के अंदर में हम देखेंगे कि ये चार्ज स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, स्टोरेज हो रहा है चार्ज का। चार्ज का स्टोरेज होगा कितना? हमेशा इनफाइनाइट नहीं, इसकी कुछ लिमिट होती है। समझ लो कि इसके ऊपर क्यू चार्ज स्टोर हो चुका है। ठीक है, क्यू चार्ज स्टोर हो चुका है, और चार्ज स्टोर करने से आपको पता है कि इसकी वजह से इसका सरफेस पोटेंशियल जो है वो बदलता है। तो इसका पोटेंशियल बढ़कर 0 से V हो गया होगा। पहले उसका पोटेंशियल 0 था, समझ लो, अब कितना हो गया V। पहले उसका चार्ज 0 था, अब कितना हो गया Q। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q चार्ज देने से V पोटेंशियल बढ़ा, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि
Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो इसकी जगह पर, पोटेंशियल की जगह पर एक साइन आ जाती है C और ये आ जाता V। C इज द कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस की, ये C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है इसको? कैपेसिटेंस बोला जाता है। कैपेसिटेंस, अब समझो इस बात को बहुत अच्छे से, कैपेसिटेंस किसको बोला जाता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कुछ भी C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां पर C इज कैपेसिटेंस, C इज कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है ये। Q आर द चार्जेस स्टोर्ड, ठीक है ना, स्टोर्ड चार्जेस, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आया होगा वो वाला, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया होगा वो वाला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैपेसिटी को, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको कंडक्टर की कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है, तो कैपेसिटी का एक एग्जाम्पल लो और समझो कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, ये होता कैसे, समझ लो। ये कंडक्टर है मेरा, मैं इसके अंदर चार्जेस भरना शुरू करता हूं, और ये सॉलिड कंडक्टर है, समझो, नॉन कंडक्टिंग सरफेस है ये। इसके अंदर चार्ज जा रहा है, अंदर जाते 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 समझ लेते हैं कि इसके अंदर में 1000 चार्जेस आप पुट कर चुके हो, 1000। ठीक है, इसका पोटेंशियल चेंज होगा, इसके चार्जेस चेंज होंगे। समझ लो ऐसा कि मैं इसके अंदर 1000 चार्ज डाल चुका हूं, 1000 कूलम समझो। ठीक है, 1000 कूलम, ऐसे एक्चुअली होता नहीं है कूलम में, लेकिन समझो जरा, नंबर में समझा देता हूं, जाने दो। इसके अंदर मैं 1000 चार्जेस डाल चुका हूं, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम 1000। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर एक और चार्ज देता हूं, इसको 1000 का चार्ज दे दिया मैंने, एक और चार्ज देता हूं तो क्या होगा? देखो जरा, एक और चार्ज दिया, ये कितना हो गया? 1001 हो गया। लेकिन हमको ये पता है कि इसकी कैपेसिटी खुद 1000 है, एक एक्स्ट्रा का क्या करेगा वो? तो वो क्या करता है, बाजू में कौन है? एयर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखो एयर का एटम होगा, यहाँ पे ये उसका एटम का न्यूक्लियस होता है, और ये हो गया आपके एटम्स, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है एयर के अंदर में। तो ये क्या करता है, हमारा कंडक्टर क्या करता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक क्या ले लेता? इलेक्ट्रॉन ले लेता। अब जैसे एयर से एक इलेक्ट्रॉन लिया आपने, तो आप तो नेगेटिव हो गया ना यहाँ पे, उससे एक इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिए। क्यों छीने? कैसा? और चलो डीप में चलते हैं, कैसा छीने? कैसा? इसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि इसका सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू लिखो क्या? KQ/R। ये R डिस्टेंस बहुत कम है। देखो हमारे कंडक्टर की बिल्कुल बाजू में ये वाला एटम होगा शायद एयर का, है ना, और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। हमारा पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि अब जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा लिख सकते हो, कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है यहाँ पे कुछ तो भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है? KQ²/2R, है ना, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी यू से डिनोट करता हूँ, यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सरफेस का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस कुछ तो भी आ जाएगी। ठीक है ना, KQ/R² वाली, वो वाली। अब हमने समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो फोर्स लगेगा Q × E। ठीक है, इतने फोर्स के साथ में आप क्या करते हो, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हो अपने पास में, और पोटेंशियल अपना ज्यादा है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर खींच लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। तो हमने समझ लो एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, अंदर इलेक्ट्रॉन आते ही क्या कर देता है? -1, क्योंकि नेगेटिव है ना वो, तो ये फिर से क्या कर देता है, हमारी कैपेसिटी को 1000 कर देता है ना, ऐसे कर दिया उसने 1000। फिर मैंने उसको एक और चार्ज दिया, फिर से हुआ 1001, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, फिर से हम आ गए 1000 पे। यानी कि ये कहानी तो चलती रहेगी। फिर अब जितने चार्ज हम उसको देते जाएंगे, अब एक्स्ट्रा में वो क्या करेगा, एयर को आयोनाइज करना शुरू करेगा। तो इट स्टार्ट्स टू आयोनाइज एयर, वो एयर को आयोनाइज करना स्टार्ट कर देता है। और एयर जब आयोनाइज होना स्टार्ट होती है तो उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फेलियर बोला जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इंसुलेशन स्ट्रेंथ, मतलब आप एयर में से करंट को पास नहीं करवा सकते, ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। समझो बात को, ठीक है, आप एयर में से करंट को पास नहीं करवा सकते, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है।
अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूटती है तो हम चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं एयर के अंदर से, ठीक है। और उसके लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की जरूरत होती है ताकि एयर में से एक पैसेज बन जाए और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ना, थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म आता है, बिजली गिरती है हम जिसको बोलते हैं। तो क्लाउड्स ऐसे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अर्थ का पोटेंशियल 0, क्लाउड का पोटेंशियल मिलियंस ऑफ वोल्ट होता है, और मिलियंस ऑफ वोल्ट होने की वजह से कम जगह में स्ट्राइक शुरू होता है, और उसके बाद में जो है तो एक पैसेज मिलता है, एक पाथ मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, आप समझिए बात को। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारा शुरू हुआ और हमने आयोनाइज करना शुरू कर दिया एयर को। अब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी शुरू कर दी हमने, एयर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी शुरू कर दी है। तो हमारा ये प्रोसीजर होता है एक कैपेसिटर को चार्ज करने का। तो इसकी कैपेसिटी फिर कितनी हो जाएगी, अब तो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि हम इसको कितना भी चार्ज देंगे, ये क्या कर रहा है, एयर को आयोनाइज कर रहा है। तो हम ऐसा एयर को आयोनाइज करना चाहते हैं क्या, नहीं। तो फिर हमने क्या किया, उसके लिए एक तरीका ढूंढा हमने कहा कि फिर हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर को हम जो है तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, देखो आप जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जरा। एक बार हुआ ऐसे कि एक कंडक्टर को ऐसे रखा, कोई तो भी साइंटिस्ट से रखा होगा ना, अपन तो नहीं रखे थे। उसने इसको चार्ज दिया प्लस, इसकी कैपेसिटी हो गई फुल, है ना, इसकी कैपेसिटी हो गई फुल। अब अपन ने बोले कि ठीक है, अब कैपेसिटी तो फुल हो गया, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q, इसके ऊपर वोल्टेज आ गया V, ठीक है, इसकी कैपेसिटी को बोल दिए C। देखो बस ये तीन लोग हैं हमारे पास में, ये 3 लोग की स्टडी करना है बस। तो क्या हो गया, Q चार्ज देने पर V वोल्टेज आया और C उसकी कैपेसिटी मानी गई, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि इसके नजदीक, इसके करीब एक और कंडक्टर लाया गया। अब वो अनचार्ज्ड कंडक्टर है, वो अनचार्ज कंडक्टर आते ही क्या होता है पता है, उसके नेगेटिव सारे के सारे चार्ज इधर आ जाते और पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाते, क्योंकि वो न्यूट्रल है। रहेगी नहीं बात सही, वो तो अभी भी न्यूट्रल ही है ना। फिर क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया और चार्जेस सेग्रीगेट हो चुके हैं, प्लस और माइनस अलग अलग। अगर प्लस और माइनस अलग हो चुके हैं तो ये, अब इसकी बात करो जरा, ओरिजिनल वाले की, क्या इसका पोटेंशियल अभी भी V रहने वाला है, क्या इसका पोटेंशियल अभी भी V रहेगा, नहीं, उसका पोटेंशियल अब कम हो गया। पहले मैं लिखता हूं कैपेसिटी का फॉर्मूला, तो मैं लिखता हूं कि Q/V था, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट ये सेकंड वाला आपका जब स्फीयर यहाँ आया, ये पहले स्फीयर के करीब में, तो इसके नेगेटिव की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी या पोटेंशियल बना, इसके नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा ना, ठीक है, बात सही है ना, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेकेंड स्फीयर या कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर डिक्रीजेस, क्या हो जाता, इसके नेगेटिव की वजह से यहाँ पर कुछ तो भी माइनस पोटेंशियल आया होगा, इसकी वजह से, है ना, माइनस पोटेंशियल आया होगा, उसने हमारे पोटेंशियल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि V' जो हो चुका है ये कम हो चुका है V से, है ना, ओरिजिनल V से V' क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब ये जो V' है अपना, ये V' जो है V से कम है, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर कैपेसिटेंस जो है बाद में ये कंडक्टर को करीब लाए बाद सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ चुका है। कैसे, देखो जरा, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अभी भी स्किच है सिर्फ, अरे चार्ज तो स्किच है ना, चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन है ना चार्ज का। ये वाले तो सेग्रीगेट हुए, चार्ज थोड़ी बनाए उन्होंने, ठीक है, तो वो इसके अंदर ऐड थोड़ी हुए हैं, वो अलग से चार्जेस थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ सेपरेट हो गए हैं और उन्होंने अपने वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। पोटेंशियल डिक्रीज होते ही कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, जैसे कि C = Q/V होता है, Q अगर कांस्टेंट है तो V के साथ हम इनवर्स रिलेटेड है, अगर V कम हुआ है तो C क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, C' = Q/V - V', V माइनस V, ऐसा, इसको V' लिखो, ऐसा V' लिखो। व्हाट इज V', तो V' = ओरिजिनल V माइनस इसकी वजह से पोटेंशियल V2,
V2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका पोटेंशियल इनिशियल अगर V1 बोलते हो तो V1 माइनस V2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको V डैश लिखना पड़ेगा, V डैश इज टू V1 माइनस V2। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल का फंडा हुआ, ये समझ में आया। और आपको ये समझ में आया कि अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर अगर हमारे कंडक्टर के करीब आता है जिसकी कुछ कैपेसिटी है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बोलो, बढ़ता है ना। अच्छा, जितना कैपेसिटेंस बढ़ेगा उतनी एनर्जी इसके पास स्टोर बढ़ेगी ना। एनर्जी स्टोर कर रहा है वो, क्या वो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो। अरे वो एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर ये न्यूट्रल कंडक्टर बढ़ा सकता है तो एक ऐसा कंडक्टर जिसका पूरा ही चार्ज नेगेटिव हो वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। अरे वो तो आला दर्जे बढ़ाएगा, पहली बार एकदम पहली फुर्सत में वही काम है उसके पास में, वही काम है उसके पास। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैपेसिटर जो बनाएंगे हम, वो कैसा होगा कि एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एक कैपेसिटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट समझ लो या इसी ले लो। हम क्या करेंगे, एक प्लेट ऐसी बना लेंगे, प्लस 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 करके, है ना। और इससे करीब एक दूसरी प्लेट लेके आ जाएंगे जो कि होगी माइनस 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 माइनस। तो इसके माइनस की वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब हो जाता है V डिक्रीज, देयरफॉर कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। लेकिन वहां पे पैरेलल नहीं बनाया था ना मैंने, इसके लिए वहां पे पैरेलल लिखा नहीं था मैंने। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका काम भी वही है कि एक प्लेट होती है पॉजिटिव जिसकी सिग्मा को प्लस सिग्मा लिख सकते हो, इसके सिग्मा को माइनस सिग्मा लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? चलो फिर और लिखते हैं इसके बारे में कुछ, बहुत कुछ। देखो जरा, मैंने अभी आपको ये समझाया कि एक जो कैपेसिटर हमारा होता है, एक कंडक्टर जो हमारा होता है, समझ लो ये ऐसा कंडक्टर था ना, ऐसा कंडक्टर था तो इसके ऊपर में चार्ज था प्लस क्यू, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज था। बाद में क्या हो रहा था, जब इसकी फील्ड बढ़ जा रही थी, ठीक है, इसकी फील्ड जब बढ़ जाती है यहाँ पर चार्ज ज्यादा देने की वजह से, है ना, ज्यादा चार्ज देने की वजह से जब इसकी फील्ड बढ़ जाती है तो चार्ज लीकेज शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? चार्ज लीकेज टेक्स प्लेस, चार्ज लीकेज टेक्स प्लेस। ये चार्ज लीकेज कब चलेगा? मैंने आपको ये बताया था कि जब इसकी लिमिट कैपेसिटर की लिमिट निकल जाती है, यानी कि ये कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है। जैसे कि बकेट है, पानी भर रहे हो आप, बकेट के अंदर में पानी इतना भर दिया आपने कि बकेट है वो छलक गई और उसमें से पानी निकलने लगा। तो जब वो पानी ऊपर से बह रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये ओवरफ्लो हो गया। तो ऐसा चार्ज ओवरफ्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एयर समझो, फॉर एयर, इसको बोला जाएगा ब्रेकडाउन फील्ड रिक्वायर्ड, इंसुलेशन ब्रेकडाउन, ठीक है, ऐसे लिखू, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन फील्ड रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड। तो इसको कितनी तो भी फील्ड लगती होगी, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतनी फील्ड लगती है, ठीक है, एयर को। यानी कि एयर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेटेड है ना, एयर इंसुलेटर है, तो एयर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती है, यानी एयर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती है दो कंडक्टर के बीच, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर इतनी वोल्ट आप लगा दोगे पर मीटर, इतना अगर पोटेंशियल बना दोगे उसका, तो वो चार्ज लीकेज शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के अंदर बना लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा एयर के अंदर में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ये चार्ज बाहर देना शुरू कर देगा, लीकेज करना शुरू कर देगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर लेना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि इसके चार्ज ज्यादा हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है और अपने आप को न्यूट्रल करता जाता है। लेकिन वो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज गया ना, बाहर एयर के अंदर गया ना चार्ज। अगर इसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, समझो ये इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ गया, तो जहां से आया है इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या चार्ज आया, एक, है ना, 1 कूलम का चार्ज, जैसा भी है, जो भी बोलते हैं आप उसको, वो चार्ज आया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम उसको इलेक्ट्रॉन जितने हम लेंगे उतना उसको चार्ज देते जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा। इसलिए हम ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम कैपेसिटर हमने बनाया। अब कैपेसिटर को और थोड़ा डीप में समझो कि एक्चुअली कैपेसिटर है क्या। तो मैं इसकी कैपेसिटर की एक डेफिनेशन ऐसी बनाता हूं कि
ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स कैपेसिटी, या उसका कैपेसिटेंस बोला जाएगा उसको, है। यानी कि अगर मैं ऐसे बताऊं तो कौन से वाले कंडक्टर का ज़्यादा होता है कैपेसिटी, अगर हमको कैपेसिटी देखना है तो हम ऐसा ले लेंगे कि अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, आप इसको चार्ज दे रहे हो, आप इसको क्यू चार्ज देते हो और इसका पोटेंशियल V से बनता है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाती है, कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन V, ऐसा लिखा जाएगा। मैं इसको एक एनालॉजी से एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ लो आपके पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक एनालॉजी, वाटर टैंक एनालॉजी क्या बोलेंगे अपन उसको, मेरे पास ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, और ये दूसरा एक वाटर टैंक, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों वाटर टैंक के अंदर मैं चाहता हूं कि पानी को इतना 1 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़े, 1 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ाने के लिए, यानी कि कितना लेवल बढ़ाने का है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना 1 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ाने के लिए मैं इसमें पानी भरता हूं तो इतना पानी आता, देखो, ठीक है, और इसमें पानी भरता हूं तो अब बताओ कि 1 सेंटीमीटर पानी की हाइट बढ़ाने के लिए पानी का अमाउंट किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा पानी लगा, इसमें, इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो मैं इसको बोलूंगा मोर कैपेसिटी, है ना, और इसको बोलेंगे लेस कैपेसिटी। तो एक कंडक्टर के अंदर जितना आप चार्ज पुट अप करोगे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, समझ में आ रही बात, यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, समझे मैंने, मैं देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, Q C इज इक्वल टू Q बाई V, V की वैल्यू 1 कर दो, इफ V इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा, है ना कि नहीं बात सही, ऐसे हो जाएगा ना, C इज इक्वल टू Q। तो मेरा बोलना ये है कि अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है आपको, एक कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आप जितना चार्ज देते हो वही उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब एक कंडक्टर है उसको ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, एक कंडक्टर उसको कम चार्ज देना पड़ रहा है उसकी कैपेसिटी कम हो गई। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, अब देखो जरा, क्या लिखा मैंने, कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। देखो जरा समझाता हूं कैसे, कैपेसिटेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है Q और V के ऊपर, वो डिपेंड करता ही नहीं, ना वो Q पर डिपेंड कर रहा है और ना ही वो V पर डिपेंड कर रहा है। क्यों ऐसा, जैसे यहाँ पे बोलूँ मैं 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने के लिए कितना पानी लगेगा, क्या वो पानी पे डिपेंड कर रहा था कि वो पानी कूलर का है, या वो पानी जो है तो समुद्र का है, या वो पानी मिनरल वाटर है, या वो पानी कोई और पानी है बोल के, तो या कोई ड्रिंकिंग कोई भी और ड्रिंक है ऐसा, ठीक है। क्या ये 1 सेंटीमीटर बढ़ाना एक कैपेसिटी, ये कंडक्टर की कैपेसिटी, मतलब ये एक आपके पास वेसल है, इस वेसल की कैपेसिटी क्या इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कौन सा पानी डाला जा रहा है बोल के, तो समुद्र का पानी डाला जा रहा है, खारा पानी डाला जा रहा है, मीठा पानी डाला जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ज्यादा पानी डाला जा रहा है, कम पानी डाला जा रहा है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि कुछ नहीं, बल्कि उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर पे, ठीक है। उसके ऊपर में अलग अलग कैपेसिटी कैसे बदलेगी, कैपेसिटी उसकी खुद की प्रॉपर्टी से बदलेगी कि पानी से बदल जाएगी, तो मैं कहूँगा उसकी खुद की प्रॉपर्टी से बदलेगी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी से बदलेगी, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं आप उसकी खुद की प्रॉपर्टी से कैसे बदलती है। देखो इसके अंदर में पानी कम आया था, 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई थी, ठीक है ना। हम हमेशा ये देखते हैं, एक बात याद रखो कि हम हमेशा ये देखते हैं कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक्स, उसके अंदर हम जो है हमेशा एनालॉजिकल जो है तो कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, या फिर हम उसको बोलेंगे कि हम उसको कंपेयर करते रहते हैं हमेशा। किससे किसको कंपेयर किया यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि हाइट जो होती है मैकेनिक्स में वो इक्विवेलेंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होती है। इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस हाइट के जैसा काम करता है, ठीक है। हाइट और प्रेशर बोलते हैं अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलेंगे इसको, प्रेशर। तो प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और हाइट पोटेंशियल डिफरेंस के एनालॉजी कवर करती है, यानी कि उसको कंपेयर कर सकते हैं उसको। और फिर हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड
यहाँ पे हमारे पास वो चार्ज का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड फ्लो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लो का करंट होता है वो, ठीक है, ये करंट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा बाद में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो बाद में देखेंगे। तो ये इस तरह का होता है सेटअप। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि समझ लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, समझ लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, कोई तो भी ऐसा ले लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की मुझे कैपेसिटी निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो जरा, इसका रेडियस है r, कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q/V, इसका पोटेंशियल बोलो सरफेस पे V एट सरफेस, फॉर्मूला बताओ, V एट सरफेस इज इक्वल टू KQ/R, है ना, KQ/R, ये हो जाएगा वैल्यू आपके पास में, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दो ना, क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q/V, V की वैल्यू क्या है? KQ/R, तो ये R ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? Q गेट्स कैंसल। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0, 1/4πε0, तो ये 4πε0 ऊपर आ गया, 4πε0R। देखो जरा कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिपेंड था ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिपेंड था ना, वॉल्यूम पे या उसकी हाइट पे, उसकी शेप पे। यहाँ पे क्या पे डिपेंड है? रेडियस पे। समझ में आई बात? अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक में उसके रेडियस पे डिपेंड है और परमिटिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। परमिटिविटी और रेडियस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी बोल के। मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गई। Q और V आया क्या उसके अंदर में? नहीं आया। एक कंडक्टर के लिए अपन ने चेक किया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर अर्थ R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं और 4πε0 की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर में, तो C इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ लिख दूँ क्या? ऐसा लिख दूँ, और इंटू 6.4 × 10⁶, ऐसा ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये कितना आएगा? ये आता है 7.11 × 10⁻⁴, उसका यूनिट फैराड होता है। तो ये C इज इक्वल टू आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। अरे मैंने यूनिट तो बताया ही नहीं। ओ हो, यूनिट कैसे नहीं बताया मैंने आपको? चलो यूनिट देखते हैं जरा। यूनिट तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यूनिट होती है फैराड, यूनिट होती है ऐसा, यूनिट क्या है? फैराड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है उसका C इज इक्वल टू Q/V। इस हिसाब से अगर यूनिट बनाया जाए तो चार्ज बोले तो कूलम पर वोल्ट, लेकिन अपने को कूलम पर वोल्ट नाम पसंद नहीं आता, अपन ने क्या नाम रख दिया? फैराड। 1 फैराड कितने का होगा? फिर डिफाइन करो बोला। 1 फैराड डेफिनेशन पूछता है कभी कभी, 1 फैराड किसको बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट बोर्ड की बुक में से ये पढ़ना पड़ेगा और डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे ना भाई लोग, है ना, डेफिनेशन लिखने का, और बहनों भी, सब भाई बहन सब। 1 फैराड क्या होगा? 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज देने पर अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसको 1 फैराड बोला जाता है। लेकिन 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा होता है कि 1 कूलम चार्ज देने के बाद 1 वोल्ट बढ़ेगा तब 1 फैराड आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अरे बोलो, हम इसको माइक्रो कूलम में लेते हैं ना, हमारे पास तो माइक्रो कूलम में लेते। कूलम में हमने देखे कभी चार्ज नहीं देखे। और देखो, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है, उसके बावजूद उसका कैपेसिटी कितना है? 711 माइक्रोफैराड। कितना है? 711 माइक्रोफैराड। और ये कौन है? 1 फैराड। मतलब कितना छोटा है ये कैपेसिटी अर्थ का। लेकिन प्रैक्टिकली कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। याद रख लो, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट प्रैक्टिकली, लेकिन है कितनी एक्चुअली निकाले तो 711 माइक्रोफैराड। अब हमने बोला कि फैराड इतनी बड़ी यूनिट हो गई भैया, ये फैराड तो कभी बन नहीं रही हमसे,
अरे फेराड हमसे कभी बन नहीं रही, तो हमने क्या करें इसकी छोटी छोटी यूनिट लिखे, तो हमने बोले स्मॉल यूनिट्स लिखे हमने उसकी, स्मॉल यूनिट्स लिखे हमने उसकी, क्या लिखे हमने, लिखे 1 मिली फैराड यानी कि 10⁻³ फैराड। उसके बाद लिखे 1 माइक्रो फैराड यानी कि 10⁻⁶ फैराड। उसके बाद लिखे नैनो फैराड, नैनो फैराड लिखते कभी अपन, क्या मालूम नहीं लिखते, ज़्यादातर तो नहीं लिखते। पिको फैराड 10⁻12 फैराड, ठीक है, इतना छोटा छोटा लिया। अब ये 10⁻³ फैराड ये कहाँ यूज होता होगा, मिली फैराड मैंने तो देखा नहीं कभी ऐसा, मिली फैराड वाले तो मैंने कैपेसिटी देखा नहीं कभी, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखना है आपको तो मेरे पास कैपेसिटर था रखा हुआ, कहाँ चले गया मेरा, ठीक है, अगले लेक्चर में बताता हूँ आपको कैपेसिटर एक्चुअली खोलकर भी दिखाता हूँ क्या होता है अंदर। जा भैया, अब देखो माइक्रो फैराड है, आपके घर में फैन के ऊपर कैपेसिटर लगे होंगे। अभी एप्लीकेशन पे आता हूँ, एप्लीकेशन पे आता हूँ, क्या बोलता है, क्या कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं वो बोलता हूँ सर। समझो कैपेसिटर हमारे पास जो होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, हमारे पास जो होते हैं कमर्शियल कैपेसिटर्स उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि आपके फैन में जो लगा होगा ऊपर का इलेक्ट्रिक, आपका फैन होगा इलेक्ट्रिक फैन, वो इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होगा वो होगा 2.5 माइक्रो फैराड का, लेकिन उस पर क्या लिखा रहेगा मालूम है, 2.5 MFD ये लिखा होता है उसके ऊपर, MFD लिखा रहता है उसके, कैपिटल में रहेगा या स्मॉल रहेगा नहीं मालूम, कंपनी वालों को लिखना आता कि नहीं आता उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। MFD कैपिटल में लिखा हो रहा तो गलत है, छोटू m में लिखा हो रहा तो भी गलत है, मिली फैराड नहीं है ना वो भाई, माइक्रो फैराड में वो, तो वैल्यू क्या होती है 2.5 माइक्रो फैराड में वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। MFD लिखा होता माइक्रो फैराड, शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया उन्होंने उसका, हालांकि साइंस में जायज़ नहीं है ना ऐसे लिखना, है ना। उसके बाद में आपने देखा होगा कूलर वगैरह आप घर में लगाते हो, उसका जो होता है कैपेसिटी तो वो 4 और 4.5 और 10 ऐसे माइक्रो फैराड में होते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं छोटे छोटे, और उनकी जो वैल्यू होती है वो पीको में होती है, ठीक है। ये पीसीबी के अंदर होते हैं, पीसीबी बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स होते हैं ना उनको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो उसके अंदर में जो कैपेसिटर लगते हैं वो माइक्रो फैराड वाले, पिको फैराड वाले होते हैं, ठीक है, और हमारे पास माइक्रो फैराड यूज होता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें यूज होती है। अब ये यूज करते कहाँ है, इसका यूज कहाँ है, तो सुन लो, बुक में आपको मिल जाएगा सारा पढ़ने को, सुन लो क्या करते हैं। जहां पे हमको चार्ज एक साथ फ्लो करवाना है और बहुत बड़े चार्ज की आवश्यकता है, उस जगह पर हमको कैपेसिटर की जरूरत होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टेरेस पर जाऊँ, मेरे पास सिंटेक्स की बड़ी 1000 लीटर की अगर टैंक है, वो पूरे वाटर टैंक का पानी मैं एक साथ जमीन पर गिराना चाहता हूँ, इतना प्रेशर चाहिए मेरे को कि पूरी टैंक का पानी एक साथ नीचे गिरे। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले पंप लगाओ, पंप से वो टैंक को फुल अप करो, वो फुल करने के बाद उसका बेस खोल देंगे अपन, ठीक है, उसको ढक्कन लगा के रखेंगे नीचे से, और उसको हवा में ऐसे लटकाओ, ढक्कन खोल दो, पूरा के पूरा पानी एक साथ नीचे। क्या मोटर से वैसा पॉसिबल था कभी, ठीक है, मोटर से वैसे कभी पॉसिबल था एक साथ इतना बड़ा पानी गिराना, इतना प्रेशर से पानी गिराना पॉसिबल था कभी नहीं था। तो वैसे ही हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर भी हमको इतने सारे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस की जरूरत पड़ती है करंट फ्लो करवाने के लिए, लार्ज करंट फ्लो करवाने के लिए। लेकिन इतना चार्ज हम लाएंगे कहाँ से, बेचारी हमारी थकी हुई बैटरी क्या करती है, एकदम थोड़ा थोड़ा धक्के पे धक्का दे के चार्ज को चलाते रहती है, चलाते रहती है, चलाते रहती है। 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी हमारी, ये चला रहे। क्या ये जो है बहुत ज़्यादा, ये हमारे मोटर के जैसी काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये हमारे मोटर के जैसी काम कर रहे हैं कि मोटर हमारा पानी को एकदम रो के इतनी ऊपर तक पानी, एकदम वो थोड़ा थोड़ा पानी आता है ऐसा, एकदम फिर भर जाती है हमारी टैंक भरे बाद हम उसको एक साथ अगर पूरा गिराना चाहे तो गिरा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ हमको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चाहिए थी, तो हमने क्या किया कि एक बैटरी ली, छोटी सी बैटरी, हाँ ठीक है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी ली, और उस बैटरी को हमने क्या बोला कि भाई तुम चार्ज सप्लाई करो इस कैपेसिटर को, और चार्ज सप्लाई करो, वो चार्ज स्टोर कर लेगा। एक्चुअली वो चार्ज स्टोर करेगा इन द सेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी बना रहा है। तो एनर्जी बनाता है वो, और वो एनर्जी बनाने के बाद हमने उसको बोला कि भैया जैसे ही हम तुझे कॉन्टैक्ट में लाएंगे किसी सर्किट के अंदर में, तूने अपना पूरा चार्ज एक साथ दे देने का, ठीक ऐसा हो जाएगा ना, तो पूरा चार्ज वो अपना एक साथ देने वाला है। हमने बोला कि ठीक है, ये तो देने के लिए तैयार होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डिफिब्रिलेटर नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो डिफिब्रिलेटर बोले तो वो होता है जिसको आप हाथ में लेते हो, पेशेंट के ऊपर मारते हो, है ना, ऐसा पेशेंट के ऊपर में ऐसा हाथ में लिया,
और जस्ट पेशेंट के ऊपर लगाते साथ ही क्या होता है, पेशेंट को झटका लगता है और ऐसा उठ के बैठता है ना, तो वो होता है डिफाइब्रिलेटर मेडिकल फील्ड में। अब उसके ऊपर लगने वाला है बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज लगने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी आपको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करना है वहाँ पे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत है। उतना चार्ज आप लाओगे कहाँ से? तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, बैटरी से कैपेसिटर चार्ज करते हैं, और एकदम से हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको देते हैं एक लिक्विड उस पर लगाते रहते उसको, और बाद में उसको जैसे ही पेशेंट के ऊपर मारेंगे तो एकदम फुल पूरा चार्ज उसके अंदर में चला जाता है, क्योंकि उसके दिल को झटका देना है, उसके दिल को हमको मोशन में लाना है। ऐसा ही केस होता है आपके कैमरा के अंदर में। कैमरा का फ्लैश जो होता है, अगर मैं कैमरा से फोटो लेता हूँ तो फ्लैश जस्ट इंस्टेंट के अंदर एक फ्लैश, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये फ्लैश बंद हो जाता है। मैं बोलूंगा ये फ्लैश जब ऑन हुआ था उसने इतनी ज्यादा एनर्जी दी थी, यानी इतना बड़ा उसने लाइट चालू किया था, जो हमारी बैटरी से कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैटरी मर जाएगी, उसको चालू नहीं कर सकती वो फ्लैश के लाइट को कभी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बैटरी से हमको पहले कैपेसिटर चार्ज करना पड़ता है, और वो कैपेसिटर फिर हमारे चार्ज को एक साथ ट्रांसफर करते हैं फ्लैश लाइट के लिए, और वो फ्लैश आता है। आपने पुराने कैमरे देखे होंगे, देखो एकदम एकदम ओल्ड वाले कैमरे, उसमें क्या होता था, ओल्ड वाले कैमरे में ऐसे यूँ छतरी लेकर देते थे, ऐसा पूरा लाइट होता था, और उसके बाद में क्या करते थे, एकदम आवाज़ आती थी, और उसके बाद में एकदम फुल फ्लैश होता था पूरे पूरे रूम के अंदर में। इतना अमाउंट ऑफ करंट लाने के लिए भी कैपेसिटर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ है कैपेसिटर का, और बहुत सारा इस्तेमाल है कैपेसिटर का भाई, हर जगह हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के बगैर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होते अक्सर आपके चार्जर से लेकर एवरीथिंग, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टीवी सर्किट वगैरह, उन सब के अंदर में क्या होता है, कैपेसिटर्स होता है। ठीक है, आपका फैन जो है वो चालू नहीं होता है, कभी कभी उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। आपका फैन स्लो डाउन हो गया, आपका फैन ऐसे यूं यूं चल रहा है एकदम, सोच लेना इसका कैपेसिटर गया काम से। आपने उसको ऑन किया, थोड़ी देर के बाद ऑन भी नहीं हो रहा। पहले तो भी ऐसा धक्के पे ऐसे यूं चालू हो जाता था कभी कभी, अब तो चल रहा भी नहीं, शुरू नहीं हो रहा। आप फिर उसको लकड़ी से धक्का देते हो, चलना शुरू कर देता है कभी कभी। वैसे नहीं करने का, इलेक्ट्रिशियन को बोल के इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बदल दे, बोलना भाई उसका कैपेसिटर बदलते देखो फिर कैसे भागता है वो। क्योंकि हमारी जो मोटर होती है उसको चालू करने के लिए भैया एक ट्रिगर की जरूरत होती है, एक किक की जरूरत होती है, और वो ट्रिगर उसको नहीं मिलता है। कैपेसिटर उसको एक साथ दे सकता है, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट उसको नहीं देते हैं, इसलिए वो चालू नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इतने सारे एप्लीकेशन है कैपेसिटर के, तो ये हमने कैपेसिटर का ये पॉइंट देखा। अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो देखते हैं फिर। देखो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बनाते कैसा है, इसको बनाने का सिंपलेस्ट तरीका ये है, क्या करो, एक प्लेट लगाओ, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कंडक्टिंग प्लेट है, सरफेस के ऊपर आएगा चार्ज, सिर्फ शो कर रहा हूं अंदर हो रहा है बोल के। तो इसके सामने एक नेगेटिव प्लेट लगाओ। ठीक है, लगा दिए, इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज दे दो। आप इसको ग्राउंड भी करोगे तो चलेगा, वो कोई मसला नहीं है। आप इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो भी चलेगा, माइनस इधर प्लस उधर हो जाते हैं, प्लस ग्राउंड हो जाता है, ये माइनस आ जाता है, वन इन द सेम बात तो एक ही है। इसको मैं लेकिन नेगेटिव चार्ज देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको दे दिया नेगेटिव चार्ज, और इसको दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, इस पूरे को कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर। अब जो इसको आपने ये कॉन्टैक्ट थे उसके, ठीक ऐसा, यहाँ पे देखो इसके ऊपर में सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी। अरे है कि नहीं बात सही? अच्छा, प्लस सिग्मा की वजह से ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या मैं ये प्लेट को इन्फाइनाइट शीट बोल सकता हूँ? क्या इन्फाइनाइट रियल में होना चाहिए या इन्फाइनाइट रिलेटिव होता है? तो हम बोलेंगे इन्फाइनाइट बोले तो रिलेटिव होता है। मतलब ये जो है हमारे इतने से मिलीमीटर वाले पॉइंट चार्ज के लिए ये पेन भी इन्फाइनाइट है ना, वो माइक्रोमीटर में भाई ये देखो पेन भी उसके लिए इन्फाइनाइट हो गया, तो ऐसा रिलेटिव होता है इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअल में इन्फाइनाइट बोले तो ऊपर से नीचे तक ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये प्लेट इन्फाइनाइट प्लेट का मतलब क्या होता है, इन्फाइनाइट कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इन्फाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव इन्फाइनाइट, यानी कि उसके सामने रखेगा चार्ज के सामने तो ये इन्फिनिटी है ना, इसीलिए। तो इसके सामने इसकी अगर आप देखेंगे कि हमको पता है कि एक इन्फाइनाइट प्लेट जो होती है ना, इन्फाइनाइट प्लेट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इन्फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसी होती है। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। किधर है इसकी डायरेक्शन बताओ, तो हम बताएंगे कि ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अच्छा, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये डायरेक्शन है, माइनस है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर E बिटवीन द प्लेट्स
बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो हम बोलेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है काय में, बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है। ये चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका बन चुका है अभी, अब बस इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो हम बोलेंगे कि वी नो दैट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है ना, ऐसा होता है। अगर मैं लिखूंगा कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू को, पोटेंशियल को कैसा लिखेंगे, देखो ये दोनों प्लेट्स होती है ना, ये दोनों प्लेट की एक दूरी होती है और ये दूरी को डी बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों प्लेट की दूरी को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। और इसका जो एरिया होता है उसको ए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्लेट के एरिया को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। तो क्या मैं यहाँ से पोटेंशियल को लिख सकता हूँ, वी नो दैट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, कैसे, E इज इक्वल्स टू वी बाई डी फॉर्मूला अपने पास है ना। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा बना दिया तो व्हाट इज E इज इक्वल टू, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया आपका V के वैल्यू, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर हमने ये भी पुट कर दिया, ये भी हो गया। तो फिर अब चलते हैं कि Q कितना है, चलो Q निकालते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट करूँ क्या, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए, है ना, Q अपॉन ए ऐसा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा की जगह कौन आएगा, Q बाय ए, तो मैं इसको लिखूंगा Q बाय ए एप्सिलॉन 0, नीचे है ना, एप्सिलॉन 0 कहाँ है, नीचे, ये कौन है, सिग्मा है, ये सिग्मा की वैल्यू है। अच्छा पूरा ही लिख दूँ क्या, अरे यार बच्चे भी, लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी, फिर मैंने लिखना चाहा कि ये Q रखो, एप्सिलॉन 0 ऊपर, नीचे कौन आएगा, सिग्मा की जगह पे Q बाय ए इंटू डी, Q गेट्स कैंसल, तो मेरे पास में C का वैल्यू क्या बचा, C इज इक्वल्स टू ए ऊपर एप्सिलॉन 0 ऊपर, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्या इसके अंदर भी कोई और आ रहा है, चार्ज Q आया उसमें, नहीं आया, उसमें पोटेंशियल आया, नहीं आया, मतलब वो काय पे डिपेंड करता है, वो एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपको बढ़ाना हो, इफ ए जो है इसको बढ़ा दिया जाए एंड डी जो है इसको रिड्यूस कर दिया जाए, देन C इंक्रीज हो जाएगा, है ना, C इंक्रीज हो जाएगा। एरिया बढ़ा दो, बड़े बड़े प्लेट्स ले लो एकदम, और D बहुत छोटा सा कर दो, इतना से इतने करीब करीब ला लो प्लेट्स को, D छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फॉर मीडियम, अगर जो है अदर देन एयर, अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम आता है इसके बीच में, है ना, बीच में, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वहां पे आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और आपको C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 बाय डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की जगह कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन 0 के होती है, ये अपन ने पहले देखा है ना। तो देयरफॉर C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के एप्सिलॉन 0 बाय डी, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रख लेने का, इसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, नोट्स में से पढ़ो और नोट्स में से पढ़ के याद करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और ये देखेंगे कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं, और सब कैपेसिटर के बारे में और बहुत कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक के सारी चीज़ें डाउनलोड कर लो आपके पास में। थैंक यू वेरी मच।